लड़खड़ा रहे हैं आज तो कल अनुभवों का सहारा भी होगा। गर्दिश में है तो क्या हुआ, कल चमकदार सितारा हमारा भी होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत साहू स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम दिल्ली सल्तनत को गुलाम वंश के अंतर्गत आने वाले रजिया सुल्तान और अन्य महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा और अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ने के बाद आज की वीडियो में हम रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन महमूद इत्यादि जो महत्वपूर्ण शासक होंगे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, रजिया सुल्तान को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा इतना इस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे कि रजिया सुल्तान से पहले हमने इल्तुतमिश पढ़ा और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और इल्तुतमिश के बाद उसके जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो इल्तुतमिश मरने से पहले ही ईरानी परंपरा के अनुसार अपनी पुत्री को ही अगला सुल्तान घोषित कर देता है, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र इस योग्य नहीं होता है, सभी अय्याज होते हैं। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद अमीर वर्ग के जो लोग होते हैं, ब्यूरोक्राट्स के जो लोग होते हैं, उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी महिला उन पर शासन करे, इसलिए वह उसके अय्याज पुत्र को शासक बनाते हैं और इस प्रकार किस तरीके से रजिया संघर्ष करती हुई सुल्तान पद को धारण करती है, आइए हम देखते हैं। मध्यकालीन इतिहास की सीरीज के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से हम रजिया सुल्तान के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 तक चलता है। यहाँ पर इल्तुतमिश ने ईरानी परंपरा के अनुसार रजिया को सुल्तान घोषित किया, ये पहले वीडियो लेक्चर में क्लियर हो गया था। इसके बाद अमीरों का विरोध, अमीर वर्ग, ये कुछ लोग पहले भी हुआ करते थे और आज के समय पर भी होते हैं, जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, जो पितृसत्तात्मकता का दिखावा करते हैं या पितृसत्तात्मकता का चोला ओढ़े रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। उनकी ये जो छोटी जो सोच है, ऐसी विचारधारा के लोग पहले भी हुआ करते थे, जिनको अमीर कहा जाता था। अमीर एक ब्यूरोक्राट होता था, जिसका मतलब होता है नौकरशाही। तो इनको यह अच्छा नहीं लगा, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इन्होंने रजिया का विरोध किया, उसे सुल्तान नहीं बनने दिया और इसके बाद इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया गया और रुकनुद्दीन फिरोज शाह केवल अय्याशी में ही लगा रहता था, इसे शासन प्रशासन से कोई भी मतलब नहीं था। तो इसकी माता शाह तुर्कान थी, जिसने मुख्य रूप से शासन किया। हालांकि नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ही चलता था, लेकिन उसके पीछे शासन उसकी माँ शाह तुर्कान करती थी, जो कि बहुत क्रूर और अत्याचारी संरक्षिका के रूप में जानी जाती है। इसने बहुत ही अत्याचार किया और इस प्रकार पूरे दिल्ली सल्तनत में उसमें पूरे तरीके से असंतोष फैल गया और असंतोषजनक उसमें भ्रांतियाँ फैलने लगी और उसका बहुत ही विरोध होने लगा। और इस विरोध का रजिया सुल्तान को पूरा उसने लाभ उठाया। रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली पहुंचती हैं। हमने इससे पहले देखा कि इल्तुतमिश के समय पर दो शेर होते थे, उनकी मूर्तियां थी शेरों की, उनके गले में घंटियां टंगी रहती थी और लाल वस्त्र पहनकर यदि कोई उनको बजाता था तो उसको न्याय जरूर मिलता था। तो उसी को फॉलो करते हुए रजिया लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली पहुंचती है और वहां पर जाकर वह घंटियां बजाती है। क्योंकि इल्तुतमिश तो था नहीं, तो दिल्ली की जो जनता होती है उसका पूर्ण समर्थन करती है, क्योंकि दिल्ली की जनता रुकनुद्दीन के शासन से पूरी त्रस्त हो चुकी थी, तो वह रजिया का समर्थन करती है। और महत्वपूर्ण ये है इस बात में कि पहली बार दिल्ली की जनता का समर्थन किसी शासक को मिला जो कि सुल्तान बना। तो दिल्ली की जनता के समर्थन द्वारा ही रजिया को सुल्तान बनाया गया और रुकनुद्दीन को बंदी बना लिया गया। तो 1236 में रजिया सुल्तान बनती है। तो सुल्तान पद धारण करते ही सर्वप्रथम इसने अपने विद्रोहियों का दमन करना आरंभ कर दिया और रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की ही भांति कुवा यानी होता है कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनकर जनता के समक्ष आने लगी। वह पुरुषों की तरह अपना ड्रेसअप वगैरह करके राज दरबार में आने लगी, जनता के समक्ष आने लगी और ऐसा
जब वह करती थी तो अमीरों को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनको बिल्कुल भी यह पसंद नहीं था कि कोई महिला उन पर शासन करे, तो उन्होंने फिर भी उसका विरोध किया। और इस प्रकार हम थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं कि रजिया जो थी वह बहुत ही योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल सैनिक और योग्य सेनापति भी थी तथा कौशल युक्त व कूटनीतिज्ञ भी थी। इसमें एक अच्छे शासक के अंदर होने वाले जो महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं वह सभी रजिया सुल्तान में थे, लेकिन उसका महिला होना ही उसकी एक कमजोरी साबित होता है। और इसको आगे देखते हुए यहाँ पे देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पात्र में आप एतगीन के बारे में देखिए। एतगीन था जो कि बदायूं का इक्तदार हुआ करता था उस समय, और एक अल्तुनिया जो कि सरहिंद भटिंडा का इक्तदार था। और इक्तदार क्या होता है इसके बारे में हम पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को भी देखिए। तो सरहिंद भटिंडा का इक्तदार अल्तुनिया हुआ करता था। और गैर तुर्की जलालुद्दीन याकूत खान, जिसको रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखुर यानी अश्व प्रधान का पद दिया था, और बैराम शाह उसका भाई था। अब छोटी सी हम एक स्टोरी सुनते हैं। हुआ ये कि अमीर वर्ग तो वैसे भी नाराज चल रहा था रजिया सुल्तान से, क्योंकि उसने एक गैर तुर्की जलालुद्दीन याकूत खान को अश्व प्रधान के पद पर नियुक्त किया था। तो और ऐसी भ्रांतियां भी हैं या ऐसा इतिहासकार में विरोधाभास भी होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो याकूत खान था, याकूत खान और रजिया सुल्तान में कोई रिलेशनशिप चल रहा था, कोई इनके बीच में कोई प्रेम कहानी चल रही थी। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार किया करते थे, प्रेम किया करते थे। और जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया रजिया सुल्तान का बचपन का साथी भी रहा है, जो कि उससे भी, जो अल्तुनिया था उस रजिया से ये भी प्यार करता था। तो ये एक तरफा प्यार करता था, और याकूत खान और रजिया ये दोनों आपस में करते थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इसके बाद अल्तुनिया चूंकि चाहता था कि रजिया का निकाह मेरे साथ हो, तो इसलिए ऐसा यह चाह रहा था। और याकूत खान चूंकि वह एक दूसरे से प्यार करते थे, तो जो अमीर वर्ग था उन्होंने अल्तुनिया से कहा कि तुम विद्रोह कर दो। अल्तुनिया ने सरहिंद भटिंडा का जो इक्तदार था वहाँ पर उसने विरोध आरंभ कर दिया, उसने विद्रोह कर दिया। और जब यह बात रजिया को पता चलती है तो रजिया सुल्तान तुरंत दिल्ली से सरहिंद भटिंडा के लिए रवाना हो जाती है। और जैसे ही अपने सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ रजिया भटिंडा पहुंचती हैं, तो इधर अमीरों द्वारा याकूत खान की यहाँ पर मृत्यु कर दी जाती है। और तख्ता पलट करके बैराम शाह जो कि रजिया का भाई था उसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया जाता है, और वहाँ पर अल्तुनिया द्वारा उसको बंदी बना लिया जाता है, रजिया सुल्तान को। अब रजिया सुल्तान के पास केवल दो ही मार्ग थे। पहला, या तो वह जिंदगी भर जेल खाने में ही सड़ती रहे, उसी में कैद खाने में पड़ी रहे, और दूसरा मार्ग था कि वह अल्तुनिया से निकाह करके दोबारा से सुल्तान बनने का प्रयास करे। तो उसने अल्तुनिया से निकाह करना उचित समझा। तो अल्तुनिया से निकाह होने के बाद अल्तुनिया से निकाह होने के बाद जब यह दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, तो हरियाणा के पास कैथल नाम की एक जगह पर डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की घेर करके हत्या कर दी जाती है। हरियाणा के पास एक जगह है कैथल, वहाँ पर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को घेर लिया जाता है, और डाकुओं द्वारा रजिया सुल्तान की दर्दनाक वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब 1240 में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि इधर तो सुल्तान बैराम शाह हो ही गया था, जिसका कार्यकाल 1240 से 1242 केवल 2 साल तक रहा। इसके बाद बैराम शाह के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसने एक नया पद बनाया, सृजित किया, जिसका नाम नायब मुमलिकात का पद यह था, जिसका मतलब जिसको संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इस पद पर जो व्यक्ति आसीन होगा उस पद पर संपूर्ण अधिकार उसको प्राप्त होते हैं, और इसने नया पद बनाया नायब मुमलिकात का। और इसने सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्ति एतगीन की। कौन एतगीन?
जो ये है बदायूं का इख्तियार था रजिया के समय पर। तो इस एतकीन की प्रथम नियुक्ति बैराम शाह के द्वारा इस पद पर की जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैगा, बैराम शाह के समय पर ही मंगोल नेता तैरात, सॉरी यहाँ पे तैर हैगा, तैरात नहीं, ये तैर हैगा, मंगोल नेता तैर द्वारा दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट हैगा, बैराम शाह के समय पर ही मंगोल नेता तैर द्वारा किस शासक के समय पर आक्रमण किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बैराम शाह के द्वारा। और क्वेश्चन आएगा कि नायब मुमलिकात का पद किस शासक के समय पर बनाया गया? तो भी आंसर क्या हुआ? बैराम शाह। बस इसके विषय पे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए, जब बैराम शाह का कार्यकाल होता है 1240 से 1242, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है 1242 से 1246 इसका कार्यकाल होता है। इसके विषय में भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बलबन बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो बलबन है ये इल्तुतमिश के समय पर महत्वपूर्ण अमीर हुआ करता था, और इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया जो तुर्कान ए चहलगानी 40 सरदारों का जो समूह था, उसी में से एक महत्वपूर्ण अमीर बलबन है। और बलबन ने अन्य अमीरों की सहायता से अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर देता है, उसे बंदी बना लेकर, पहले बंदी बनाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। और नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पौत्र है, इसको सुल्तान बनाता है, और इसका कार्यकाल रहता है 1246 से 1266। नासिरुद्दीन महमूद, ये इसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। यह अत्यंत सादा जीवन जीता था, यह अय्याश वगैरह नहीं था और यह बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करता था, और यह टोपी सीकर जीवन यापन करता था। ऐसा बताया जाता है कि यह टोपी सिल करके जीवन यापन करता था, और यह धर्मपरायण और सच्चरित्र था। यह अय्याश वय्याश नहीं था, ये बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करता था, टोपी सीकर जीवन यापन करता था, और धर्मपरायण था और सच्चरित्र था। ये कुरान की नकल भी किया करता था, ऐसा बताया जाता है। और इसने बलबन को नायब मुमलिकात नियुक्त किया। इसने जब ये सुल्तान बन गया था तो उसने बलबन को नायब मुमलिकात नियुक्त किया। यही वाला पद है जहाँ पर बैराम शाह ने एतकीन को नियुक्त किया था, तो नासिरुद्दीन ने बलबन को नियुक्त किया। ये बहुत ही बड़ा पद होता था, सुल्तान के बाद यही होता था। या यूँ कहें कि अभी वर्तमान में हमारे भारत में राष्ट्रपति का पद होता है और उसके बाद प्रधानमंत्री का पद होता है। तो जिस प्रकार राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है, उसी प्रकार नाम मात्र का शासक नासिरुद्दीन हो गया था। और प्रधानमंत्री चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, तो ऐसा ही ये वाला पद जो नायब मुमलिकात का पद है, यही प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था। और बलबन की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। दोस्तों, इसके बाद 1266 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाने के बाद सुल्तान बनता है गियासुद्दीन बलबन, और इस बलबन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है गियासुद्दीन बलबन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही डिटेल के साथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि इल्तुतमिश के बाद कौन कौन शासक आते हैं और किस प्रकार रजिया सुल्तान यहाँ पे शासक बनती हैं, और क्या संघर्ष उसे करना पड़ता है, और इसके बाद और कौन किस प्रकार से शासक बनता है। दोस्तों, हमारे हिस्ट्री की सीरीज को इस प्रकार हम आगे बढ़ाते हुए, गुलाम वंश चल रहा है और उसमें बलबन के बाद जो भी महत्वपूर्ण होगा उनको पढ़ने के बाद नेक्स्ट खिलजी वंश में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इस प्रकार इस श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे, और उसके लिए आपका मुझे मार्गदर्शन चाहिए, और आप मुझे अपना मार्गदर्शन भी देते रहें। और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो उसको प्लीज़ आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।